नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 द्वितीय सत्र हिंदी में इकाई 2 कच्छ की सैर के अभ्यास एवं स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स यानी कि मुद्दे दिए हुए, इन पर हमें 4 या 5 वाक्य लिखने हैं या तो बोलने हैं। मरुभूमि या रेगिस्तान। तो मरुभूमि जो होती है उसमें बहुत सारी रेत होती है, उसे रेगिस्तान भी कह सकते हैं। भारत में बड़ा मरुभूमि स्थल या रेगिस्तान राजस्थान में है, जो थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कच्छ में 2 रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनकी खासियत यह है कि रेगिस्तान होते हुए भी यहाँ पर आपको मिट्टी कहीं देखने को नहीं मिलती। रेगिस्तान में ज़्यादातर कंटीली झाड़ियाँ होती है। रेगिस्तान का सबसे उपयोगी जानवर पशु जो है वह ऊँट है, क्योंकि ऊँट ही रेगिस्तान में चल सकता है। तो ये रेगिस्तान की बात हो गई। इस प्रकार आप रेगिस्तान के बारे में लिख सकते हो, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। दूसरा है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ एक बहुत बड़ा जिला है, गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, और कच्छ में कई छोटे बड़े तहसील केंद्र एवं शहर है। लेकिन सबसे बड़े शहरों में कच्छ में यदि किसी का नाम आता है तो वह है भुज और मांडवी, और इसके अलावा गांधीधाम। भुज शहर जिला मुख्यालय है और यहाँ पर बहुत सारे देखने लायक जगह है, दर्शनीय स्थल है, जैसे कि आयना महल, प्राग महल, हमीरसर तालाब, भुजिया डूंगर, स्वामीनारायण मंदिर आदि। मांडवी जो है वह तटीय शहर है, दरिया के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप दरियाई स्नान करने की और जो तट है उसकी मज़ा ले सकते हो। सैलानी यहाँ पर हर साल आते हैं। यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे कि महल है, राजा का महल वगैरह। और गांधीधाम जो है वो औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, और इसी रोजगार की वजह से पाकिस्तान में से सिंधी प्रजा यहाँ पर आकर बसी हुई है। तीसरा है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ एक बहुत बड़ा जिला है, साथ ही साथ बहुत सारे धार्मिक स्थल इस जिले के अंदर है, जैसे कि माता का मठ, स्वामीनारायण मंदिर, कोटेश्वर, नारायण सरोवर, हाजी पीर दरगाह, ये सारे शहर है। तो कच्छ में सभी जगह, इसके अलावा भद्रेश्वर जैनों का यात्रा धाम भी है। तो कच्छ जिले के अंदर सारे धर्मों के धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं और इनका अपना महत्व भी है। इसके अलावा है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो कच्छ एक ऐतिहासिक जिला है। कच्छ को म्यूजियम या संग्रहालय भी कहा जाता है। कच्छ में अनेक दर्शनीय प्रांत है, जैसे कि आयना महल, प्राग महल, ये ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा हमीरसर तालाब और कोटेश्वर और नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था। तो कोटेश्वर और नारायण सरोवर भी इस तरह से। भद्रेश्वर जैन या धार्मिक स्थल है, जो भी 2500 से ज़्यादा साल पुराना है। तो इस तरह कच्छ के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आप कच्छ की सैर पाठ का पठन करके, वाचन करके और भी अच्छी तरह से लिख सकते हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यदि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन करना है। जैसे कि मान लो कि आप माउंट आबू गए हो, तो आप लिख सकते हो कि हमारी पाठशाला में से हमें और हमारी पाठशाला में से कई लोगों को, कई बच्चों को, कई छात्रों को माउंट आबू, अंबाजी और सुंदर माता के दर्शन के लिए या तो यात्रा के लिए ले जाया गया था। सुबह 6 बजे पाठशाला से हम निकले थे हमारी बस में बैठकर। सबसे पहले हम अंबाजी पहुँचे, वहाँ पर हमने दर्शन किए, साथ ही साथ हमारे साथ लाया हुआ जो नाश्ता वगैरह था उसको नाश्ता किया, खाना खाया, और वहाँ से हम फिर गब्बर चले गए। गब्बर के ऊपर से उतरते हुए काफ़ी देर हो गई। उसके बाद हमने फिर से पूर्ण भोजन दोपहर का लिया और वहाँ से फिर हम माउंट आबू के लिए निकल गए। माउंट आबू पहुँचने पर हम शाम को पहुँचे। वहाँ पर सबसे पहले हम नकी लेक घूमने गए, वहाँ फिर धर्मशाला में रात रुके
और दूसरे दिन नखी लेक के बाद हमने वहाँ पर सूर्यास्त दर्शन किए, यानी कि सूर्य को डूबते हुए देखा। फिर रात्रि वहीं पर रुके। बाकी सारे स्थल बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन समय नहीं था, इसलिए हम वहाँ से सुबह जल्दी सुंदा माता के लिए निकल गए। सुंदा माता दर्शन करने के बाद हम उसी दिन वापस आए और शाम को हमारे स्कूल तक पहुँच गए। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर यही करना है जो ऊपर पहले प्रश्न में किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले पत्र का ढांचा होता है, हम जानते हैं सबसे पहले पत्र का ढांचा क्या होता है। इससे पहले की जो इकाई है पत्र एवं डायरी, उसके अंदर हमने पत्र लेखन के बारे में काफ़ी सीखा है। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता यानी अपना खुद का पता आएगा, तो वो पता लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखनी है यानी कि तारीख, फिर संबोधन करना है। मित्र को संबोधन करेंगे तो प्रिय मित्र, सप्रेम स्मरण, तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम और तुम्हारा परिवार के सभी जन बहुत कुशल मंगल हो। मित्र, मैंने यह पत्र तुम्हें हमारी पाठशाला में से हमें यह यात्रा के लिए या तो प्रवास के लिए ले गए थे, उसके बारे में बताने के लिए लिखा है। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में से एक प्रवास का आयोजन किया गया था और मैं भी उसमें शामिल हुआ था। हमारी पाठशाला में से बस सुबह निकली थी। सबसे पहले हम अंबाजी पहुँचे, वहाँ पर जाके हमने दर्शन किए और नाश्ता किया। फिर गब्बर पर्वत पर चढ़कर हम नीचे उतरे। फिर थक गए थे तो भूख लगी थी, सबको खाना दिया गया, सबने खाना खाया। वहाँ से हम सीधे बस में बैठकर माउंट आबू चले गए। वहाँ पर हमने नखी लेक और सूर्य को डूबते हुए यानी कि सूर्यास्त के दर्शन किए और फिर रात को हम धर्मशाला में ठहरे। सुबह जल्दी तैयार होकर हम फिर से बस में बैठकर सुंदा माता चले गए। वहाँ पर दर्शन करके तुरंत वहाँ से दोपहर का खाना खाने के बाद हम वापस आने के लिए निकल पड़े और शाम को करीबन 8 बजे हम गांव में वापस आ गए। मित्र, हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। हमने तुम्हें भी बहुत मिस किया, याद किया। यदि तुम भी होते तो बहुत मज़ा आता। आशा करते हैं कि अगली बार जब भी इस तरह का कभी भी आयोजन किया जाएगा तो तुम भी हमारे साथ शामिल होंगे। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, और फिर आपका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से पूरा पत्र लिखना है। प्रश्न 3 है, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेली का निर्माण कीजिए। तो यहाँ 4 शब्द दिए हुए और आपको पहेली बनानी है। पहेली बनाना आप इससे पहले के कक्षाओं में कक्षा 6 और कक्षा 7 में सीख चुके होंगे। आराम से पहेली बना सकते हो। 3 अक्षर का नाम मेरा, रात को चमकना काम मेरा, पहला कटे तो तारा बन जाओ, अंत कटे तो सीता हो जाओ। तो इस प्रकार से सितारा। 2 अक्षर का नाम मेरा, सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ मैं। 2 अक्षर का नाम मेरा, झाड़ की पत्तियाँ और छाल खाता हूँ, सबको मनोरंजन कराता हूँ। तो कौन है? हाथी। चिराग, तो इसका भी 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो राग बन जाओ, अंत कटे तो चिरा बन जाओ। इस प्रकार से आप पहेली बना सकते हो। पाठशाला सबको अच्छा लुभाती है, हमें हर रोज़ बुलाती है। किसी भी प्रकार आप अपनी कल्पनाओं के आधार पर पहेली बना सकते हो। सबको बड़ा लुभाती है, हमको हमेशा बुलाती है, जब जब घंटी बजती है हमें तुम्हारी याद आती है। तो ये पाठशाला। आगे है स्वाध्याय। यहाँ पर QR कोड दिया है जिसे स्कैन करके आप स्वाध्याय से रिलेटेड बातें सीख सकते हो, जान सकते हो। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। तो अभिनंदन भी है और अभ्यास भी है। तो सबसे पहले आएगा अभ्यास, उसके बाद अभिवादन, अब अ से तो हो गया, इसके बाद आते हैं चिराग। तीसरा शब्द चिराग। चिराग के बाद आता है प्रगति, प्रगति के बाद आता है महकना, महकना के बाद विनय, विनय के बाद आता है शायर, शायर शब्द के बाद आता है संग्राम, संग्राम के बाद संध्या, संध्या के बाद अंतिम शब्द हमदर्द। तो इस प्रकार से हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। प्रश्न 2,
इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रशासकीय शब्द यानी प्रशासन के हेतु से, उद्देश्य से जिनका प्रयोग किया जाता है शासन व्यवस्था में, उन्हें हम प्रशासकीय शब्द कह सकते हैं। तो उनकी सूची बनानी है और वाक्य प्रयोग करना है। हम सूची बना सकते हैं पाठ के अंदर से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पाठ को शुरुआत से देखना होगा। तो यहाँ पर है दर्शनीय प्रांत। प्रांत शब्द प्रशासकीय है। आप वाक्य बना सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य भी है, विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। गुजरात भारत का ही एक प्रांत है। ओके, फिर है जिला। तो अहमदाबाद जिला गुजरात का एक अनूठा जिला है। फिर प्रदेश शब्द भी शासकीय शब्द है, प्रशासकीय, तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है संग्रहालय, इसका भी वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आगे भी बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, जैसे कि औद्योगिक शब्द, ये भी प्रशासन के कई बार उपयोग में लिया जाता है। विकास, फिर है प्रजा, तो इन शब्दों का आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। ग्राम संस्था, तो इनका भी वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय, तहसील, तो ये तहसील शब्द का भी वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र शब्द भी वाक्य प्रयोग करने, प्रशासकीय शब्द है, इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इन शब्दों का भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम। सरकार, स्थानीय जनता, आयोजन, ये सारे शब्द प्रशासकीय शब्द माने जाते हैं, इनका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी इन शब्दों को देख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर विशेषण दिए हुए, इनका वाक्य प्रयोग करना है। दयावान, ईश्वर बहुत दयावान है। मूल्यवान, हमें कभी भी मूल्यवान चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। कृपालु, तो वही है, दयालु और कृपालु एक ही है। ईश्वर बड़ा कृपालु है। थोड़ा सा, आज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अच्छा, हमें अच्छा कार्य ही करना चाहिए। सुंदर, रमीला बहुत ही सुंदर दिखती है। प्रिय, वह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, अपनी कल्पना से वाक्य बना सकते हो। प्रश्न 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया है गुजराती में, जिसका हिंदी अनुवाद करना है। पहले हम पढ़ लेंगे, ओके, पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ उसका अनुवाद भी करते जाएंगे, ताकि हमें आसानी रहे। हिरण नदीની पश्चिम बाजुए सूरत दादा विदाय લઈ રહ્યા છે। हिरण नदी की पश्चिम की ओर सूरत दादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। शाम के वक्त पंछियों की झुंड अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। भैंसों के झुंड और गायों के धन, या तो गायों के झुंड अपने मालिक के घर की ओर आने लगे हैं। ત્યારે झरमर झरमर वर्षाની શરૂઆત થઈ। तब झरमर झरमर बारिश की शुरुआत होती है, यह शुरुआत हुई। સૌ असह्य गर्मीની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। सब असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी અને जीव जंतु પણ साता अनुभववा लाग्या। केवल इंसान ही नहीं, पशु पंछी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। प्रश्न 5 है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू था और छोटे का नाम श्यामू था। और इस प्रकार से आपको कहानी पूरी लिखनी है। जैसे कि दोनों, श्यामू था, दोनों काम धाम कुछ करते नहीं थे, हर वक्त घूमते रहते थे और बड़े ही निकम्मे थे। अब किसान बहुत बूढ़ा था, तो किसान ने सोचा यदि ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे तो मेरे मरने के बाद तो इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे इन्हें सही करने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर किसान ने उन्हें बुलाया और कहा कि बेटे, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने, यानी कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था कि हमारे जो गोचर जैसे ज़मीन पड़ी है, या तो जो पड़खाऊ ज़मीन पड़ी है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बंजर ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन में कहीं पर
उन्होंने बहुत सारा धन और सोने के सिक्के गाड़ के रखे हैं, लेकिन ज़मीन में किस जगह गाड़े हैं वो मुझे भी पता नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब मेरे मौत का वक्त करीब है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम दोनों मेरी मौत के बाद उस दोनों खेतों में से उन दोनों खेतों को खोद के वो सारा धन निकाल लेना और आपस में बांट लेना। और इतना कहने के बाद 2-3 दिन बाद किसान मर गया। किसान के मरने के बाद दोनों बेटों ने, रामू और श्यामू ने, अपने पिता की बात को याद किया और कहा, एक दूसरे से कहा कि चलो हम वह धन निकाल लेते हैं। और दोनों उस बंजर जमीन पर जाकर खोदने लगे, लेकिन धन कहाँ था वो किसी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन दोनों खेतों में से कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला। वो हताश हो गए और उन्होंने सोचा कि पिताजी झूठ बोल रहे थे। अब बारिश की सीजन आ गई थी। किसी ने कहा कि तुम्हारा पूरा खेत तो तुमने खोद ही दिया है और इस प्रकार से तुम्हारा खेत बहुत अच्छा हो गया, बंजर ज़मीन भी अच्छी हो गई। अब इसके अंदर तुम कुछ धान वगैरह बो दो तो तुम्हें अच्छी फसल मिल सकती है। दोनों बेटों ने यही किया और काम करने लगे, और बारिश की वजह से और पूरी बंजर ज़मीन अच्छी हो जाने की वजह से उस साल उनके खेत में बहुत सारा पाक हुआ। अब उनको पिताजी की बात समझ में आ गई कि उन खेतों के अंदर कोई धन छुपा नहीं था, लेकिन आप मेहनत करके उसमें से अनाज वगैरह उगाकर धन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बोध मिलता है कि हमें भी मेहनत करके कमाना चाहिए। कभी भी फालतू की या मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के ऊपर आशा रखनी नहीं चाहिए। कोई चमत्कार होगा और हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी बातों को अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। तो आप इस प्रकार से ये कहानी हमने ऐसे ही बना दी है। आप अपने हिसाब से कोई और कहानी कल्पनाओं से बना सकते हो। ओके, अब आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। कच्छ के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। तो कच्छ के बारे में आप जान सकते हो, कच्छ की मुलाकात ले सकते हो। कच्छ बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। कच्छ के अंदर बहुत सारे, जैसे कि हम जानते हैं कि कच्छ में रेगिस्तान है, लेकिन कच्छ की दूसरी पहलू ये भी है कि कच्छ के अंदर बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। कच्छ का एक अलग ही कच्छ की या आम की एक प्रजाति आती है। इसके अलावा कच्छ में बहुत सारी खजूर होती है, गन्ना भी होता है और देखने लायक बहुत कुछ है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि कच्छ वैसे सूखा जिला माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर नदियाँ है तो वो कच्छ जिले के अंदर है। कच्छ के दर्शनीय स्थलों के चित्र आप इकट्ठे कर सकते हो। कच्छ की यात्रा का आयोजन कीजिए, जिसमें साथ ले जाने की चीज़ें तथा यात्रा के स्थानों का क्रम बनाकर यात्रा का नक्शा, रूपरेखा वगैरह आप तैयार कर सकते हो। अपने जिले के दर्शनीय स्थलों के चित्र तथा उनकी विशेषताओं का प्रकल्प कार्य भी आप कर सकते हो। तो ये योग्यता विस्तार है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने कच्छ की सैर इकाई 2 के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।